as I come like a nuclear bomb. Talk to the boys, talk to the girls, talk to the women, talk to the men, talk to the bench, and talk to the young generation. I get them song, but the bang, but the ding dang. But you come to the bang with the. So hello, good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So बच्चा पार्टी क्लास 11th बिजनेस स्टडीज AKA कॉमर्स के हम लोग क्लास 11th के अगले चैप्टर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी की तरफ बढ़ने वाले हैं. अब तुम्हें जान के थोड़ी सी हैरानी होगी कि पूरे कॉमर्स के आउट ऑफ ऑल द 16 चैप्टर्स सबसे बड़ा चैप्टर कोई है तो वो है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. एंड तुम्हें जान के खुशी होगी कि लास्ट ईयर जब मैंने ये वीडियो बनाया था फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के ऊपर तो बहुत सारे टॉपिक्स थे हमारे सिलेबस के अंदर, जो कि इस साल 2026-27 के अंदर सिलेबस काफी ज्यादा कम कर दिया गया है. तो मैं एज पर द लेटेस्ट काउंसिल के सिलेबस के हिसाब से वीडियो बनाने वाला हूं. बिफोर आई बिगिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चा पार्टी आप हमारे टाइटन्स के कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसके अंदर ये 3 बुक सेट्स आप पे घर पर डिलीवर किए जाएंगे. और इस पर्टिकुलर बैच के अंदर मैं और मेरी टीम आपको हर दिन 2 घंटे लाइव क्लासेस लेती है तीनों सब्जेक्ट्स की. ठीक है ना, मंडे से फ्राइडे ये क्लासेस चलती हैं. तो अगर आपको लगता है कि स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करनी चाहिए तो टाइटन्स इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू. साथ ही साथ बच्चा पार्टी आप हमारा एप्लीकेशन जरूर से डाउनलोड कर लें. आपको एंड्रॉइड और iOS दोनों के ऊपर मिल जाएगा. क्यों डाउनलोड करना है एप्लीकेशन? बिकॉज मैं फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर बहुत सारा कंटेंट अपलोड करते जा रहा हूं जो आप उठा सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. और अब चलते हैं और शुरू करते हैं आज का चैप्टर. अब बच्चा पार्टी मान लो तुमने डिसाइड कर लिया कि आगे चल के तुमको एक बिजनेस करने वाले हो, और जब तुमने ये डिसाइड कर ही लिया है कि तुम्हें बिजनेस करना है और तुमने सोचा कि तुम एक कंपनी बनाओगे और उस कंपनी के अंदर तुम बिजनेस करने वाले हो. मान लो तुम्हारा कंपनी है और तुम बनाते हो लेट्स से ये कैलकुलेटर्स. ठीक है ना, कैलकुलेटर बनाने की कंपनी है. क्या नाम है? केसीओ लिखा है. ये केसीओ कंपनी तुम्हारी है. ठीक है, तुमने सोचा कि केसीओ के नाम से मैं धंधा शुरू करूंगा और मस्त मस्त कैलकुलेटर बनाकर मार्केट में बेचूंगा. ये तुमने सोचा है. तो आओ जरा बात करते हैं कि कंपनी को हम लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं. सबसे पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं प्रमोशन क्या होता है. द टर्म प्रमोशन रेफर्स टू सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज बाय व्हिच अ बिजनेस एंटरप्राइज इज ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस. इट इज अ टर्म ऑफ बिजनेस नॉट ऑफ लॉ. प्रमोशन का मतलब वो सारे तौर तरीके जिससे तुम बिजनेस को रियल लाइफ में ला सको, उसको हम प्रमोशन कहते हैं. अब वैसे तो स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन, स्टेजेस ऑफ प्रमोशन हमारे सिलेबस से हटा दिए गए इस साल, लास्ट ईयर तक थे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आउटलाइन बता देता हूं बिकॉज बहुत जरूरी है. जैसे तुमने डिसाइड किया है कि तुम्हें बिजनेस करना है तो सबसे पहला क्या स्टेप होता है कि डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया, कि कौन सा बिजनेस करने वाले हो तुम. ये पहला स्टेज ऑफ प्रमोशन है. तो तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें कैलकुलेटर बनाना है. फिर तुम इसके ऊपर डिटेल इन्वेस्टिगेशन करोगे कि कैलकुलेटर कैसे बनेगा, कहां पे इसकी फैक्ट्री लगनी चाहिए, कौन कौन तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स हैं और कौन सी टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल कर रहे हैं. तीसरा होता है असेंबलिंग. जब तुमने डिसाइड कर लिया है और तब तुम ये सारी चीजों को जो थियोरेटिकल बातें थी उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में लेकर आओगे, उसे असेंबलिंग बोलते हैं. और लास्ट है फाइनेंसिंग ऑफ प्रीपोजिशन, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, किस रेट पर बेचना पड़ेगा, कितना मार्जिन होगा एंड सो ऑन. अब ये जो स्टेजेस ऑफ प्रमोशन सिलेबस में नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो. मुझे लगा कि चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं, तो दे देते हैं भाई. अब आते हैं प्रमोटर्स के ऊपर. अभी प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर मतलब ओनर, धंधे का मालिक. प्रमोटर का मतलब क्या है? प्रमोटर इज एन एंटरप्रेन्योर हु गिव्स बर्थ टू अ बिजनेस कंसर्न. अ प्रमोटर मे बी एन इंडिविजुअल, अ फर्म और अ कंपनी. जैसे ऑब्सेशन नाम की जो हमारी कंपनी है, मैं उसका प्रमोटर हूं बिकॉज मैं उसका एंटरप्रेन्योर हूं, मैंने वो कंपनी स्टार्ट की है. क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो प्रमोटर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर होता है. अब टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स या सॉरी टाइप्स ऑफ प्रमोटर्स कैसे होंगे? बिल्कुल करेक्ट वर्ड मैंने यूज किया है. तो पहला आता है प्रोफेशनल प्रमोटर्स. ये प्रोफेशनल प्रमोटर्स कौन होते हैं? दीज प्रमोटर्स आर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज and promotion is their whole time occupation. As specialists in forming new business ventures, they promote business enterprises and hand over the management of such enterprises to their owners or shareholders. बात समझता? ये जो प्रोफेशनल प्रमोटर्स होते हैं इनका काम ही होता है कि दूसरों के लिए बिजनेस को एस्टैब्लिश करना, और जैसे ये बिजनेस एस्टैब्लिश कर देते हैं
और वो बिजनेस का मैनेजमेंट उनके रियल ओनर्स या शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर कर देते हैं। इसके बदले में ये कुछ फीस चार्ज करते हैं। ये है प्रोफेशनल प्रमोटर्स। दूसरा है एक्सीडेंटल प्रमोटर्स। दे ओन एंड मैनेज द एंटरप्राइजेस प्रमोटेड बाय देम। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस आर प्रमोटेड बाय सच प्रमोटर्स। सच प्रमोटर्स आर ऑल्सो नोन एज ओकेजनल प्रमोटर्स। जैसे मैं अपने बिजनेस को चला भी रहा हूं और उसको प्रमोट भी कर रहा हूं, तो मैं अपने बिजनेस का प्रोफेशनल प्रमोटर नहीं हूं, एक्सीडेंटल या ओकेजनल प्रमोटर हूं। इंडिया के अंदर जो जितने भी बिजनेसमैन हैं वो सारे के सारे एक्सीडेंटल प्रमोटर ही हैं। अगला क्या है? फाइनेंशियल प्रमोटर्स। मतलब फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट प्रमोटर्स फ्लोट न्यू एंटरप्राइजेस ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस इन द सिक्योरिटीज मार्केट। They are interested mainly in making gains from favorable investment climate rather than in the commercial success of the enterprise. Financial promoters वो होते हैं जब तुम्हारे अच्छे दिनों में तुम्हारे शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके प्रॉफिट या मुनाफा कमाते हैं, और उनका बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि तुम ग्रो करो, तुम जिंदगी में अच्छा काम करो। फाइनेंशियल प्रमोटर सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट लेने के लिए आते हैं। और वो कैसे लाते हैं प्रॉफिट? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके तुम्हारी कंपनी के अंदर। अगली बात क्या है? टेक्निकल प्रमोटर्स। दीज प्रमोटर्स प्रमोट न्यू एंटरप्राइजेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन टेक्निकल फील्ड्स। दे चार्ज फीस फॉर देयर सर्विस। Technicians, consultants and engineers may also promote enterprises to make commercial use of their inventions. अब देखो, टेक्निकल प्रमोटर्स का मतलब क्या? कुछ ऐसे इंजीनियर्स, कुछ ऐसी एआई स्पेशलिस्ट जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है, वो किसी बिजनेस को हेल्प करते हैं उसके बिजनेस को ग्रो कराने के लिए, और बदले में कुछ फीस चार्ज कर लेते हैं। उसे हम बोलते हैं टेक्निकल प्रमोटर्स। और ये पेपर में आ जाएगा बेटा क्वेश्चन। अब आते हैं स्पेशलाइज्ड प्रमोटर्स। ये क्या है? देखो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग आईडीबीआई के नाम से जानते हैं, नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड सेवरल अदर स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड टेक्निकल, मैनेजरियल and financial assistance for the promotion of new enterprises. These institutions collaborate with the other entrepreneurs to launch new enterprises. Many of them have set up merchant banking divisions to provide services for launching new enterprises. अब बात समझना, बहुत सारे नए एंटरप्राइजेस हैं जिनको ये ऐसे स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस जैसे आईडीबीआई हो गया, एसआईडीबीआई हो गया, नाबार्ड हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, ये टेक्निकल हेल्प भी करते हैं, साथ ही साथ ये फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं, और साथ ही साथ मैनेजरियल हेल्प भी करते हैं इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को। बात समझ पा रही? ताकि नए ऑर्गेनाइजेशन देश में स्टैब्लिश किए जा सकें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब सिंस इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इमर्ज्ड एज द एंटरप्राइज इन डाइवर्स फील्ड ऑफ इकोनॉमी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी तो बिजनेस कर रही है, तो वो भी प्रमोटर है। फ्रॉम फॉरेन ट्रेड टू मशीन, अ बिग प्रमोटर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग. It has promoted several tools and heavy electrical state government also acts as a promoter. क्योंकि गवर्नमेंट भी हमारे देश में बिजनेस कर रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही है, तो गवर्नमेंट भी सिंस इंडिपेंडेंस हमारे देश का एक प्रमोटर माना जाता है। चलो बच्चे, पार्टी अब तुम्हें यहां तक की तो बात समझ में आ गई है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में यहां पर जोर दे रहा होगा कि यार ये प्रमोटर करते क्या है यार, रोल ऑफ प्रमोटर्स क्या होता है। कोई भी तुम 4 से 5 रोल प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ज्यादा रोल्स प्रिपेयर कराने वाला हूं। आओ जरा देखते हैं काम क्या है प्रमोटर्स का। पहला, कंसीविंग एन आइडिया, सेटिंग अप अ बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। एक आइडिया को एक बिजनेस में कन्वर्ट करने का काम होता है प्रमोटर्स का। दूसरा, मेकिंग प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन टू जज द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड इकोनॉमिक वर्थ ऑफ द बिजनेस। इन्वेस्टिगेशन करना और यह पता लगाना कि यह बिजनेस स्टार्ट करना फ्यूचर में प्रॉफिटेबल होगा भी कि नहीं। तीसरा, कंडक्टिंग डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन एंड वेरिफिकेशन टू इंश्योर दैट प्रपोजल इज प्रैक्टिकेबल एंड प्रॉफिटेबल। मतलब यह पता लगाना कि जो तुम धंधा स्टार्ट करने जा रहे हो वो प्रैक्टिकल है भी कि नहीं, और अगर प्रैक्टिकल है तो क्या प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं, इसके बारे में पता लगाना। ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस पर्संस हु एग्री टू एसोसिएट इन द बिजनेस एंड शेयर बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बहुत सारे लोगों की हायरिंग करना, बहुत सारे लोगों को जोड़ना जो सेम दिमाग रखते हो और सेम बिजनेस करना चाहते हो। तो ऐसे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज को, ऐसे प्रोस्पेक्टिव फाउंडर्स को साथ में मिलाना। अगला, प्रिपेयरिंग वेरियस डॉक्यूमेंट्स एंड गेट द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। अब कंपनी को बनाने में बहुत सारा पेपर और लीगल वर्क होता है, तो वो सारे पेपर वर्क को करना भी प्रमोटर का काम है। अगला है बेटा, एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू परचेज ऑफ वेरियस असेट्स, acquiring rights and hiring employees।
बहुत सारे एग्रीमेंट में एंटर करना। किस तरह का एग्रीमेंट करना बच्चा जी? कि सामान कहां से बाय करेंगे, असेट्स कहां से आएंगे, इंप्लॉइज को हायर करने का काम, ये सारी चीजें। फिर रेजिंग द नेसेसरी कैपिटल एंड अदर फंड्स, पैसों की जरूरत आएगी तो कहां से पैसे आएंगे उसके बारे में डिसाइड करते हैं। एंड लॉन्चिंग द एंटरप्राइज एज अ गोइंग कंसर्न, और आखिरी जो रोल है वो बिजनेस को स्टार्ट करना इन अ गोइंग कंसर्न, मतलब ऐसे स्टार्ट करना कि कभी बंद नहीं होगा ये फ्यूचर के अंदर। बात समझ में आ रही है बेटा जी? अब लीगल स्टेटस ऑफ प्रमोटर्स लास्ट ईयर तक सिलेबस में था, इस साल नहीं है तो स्किप कर सकते हो भैया, बढ़िया। अब बढ़ते हैं हम लोग इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, और ये याद रखना कि जब तक सूरज चांद रहेगा ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आता रहेगा। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है, आओ जरा देखते हैं। अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन comes into existence through incorporation. Incorporation implies the registration of the company as a body corporate with the registrar of companies. It is legal process through which an enterprise obtain recognition a separate legal entity. मतलब कंपनी का जन्म होना इनकॉर्पोरेशन कहलाता है। अब कंपनी का जन्म, भाई ये तो आर्टिफिशियल पर्सन है, कैसे होगा? तो कंपनी के को रजिस्टर करना पड़ता है विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, और फिर उसके बाद कंपनी का एक लीगल स्टेटस आता है, मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। अब इसके बड़े सारे स्टेप्स भी हैं बेटा जी, आओ जरा देखते हैं। अब इनकॉर्पोरेशन कराया कैसे जाएगा, स्टेप्स क्या है? पहला, अप्रूवल ऑफ नेम, मतलब मैं क्या किसी भी नाम से कंपनी बना सकता हूं? मैं चाहूं कि मैं टेस्ला के नाम से अपनी कंपनी बना सकता हूं, मैकडॉनल्ड्स के नाम से अपनी कंपनी बना सकता हूं? तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले जिस नाम से आप कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं उसका अप्रूवल लेना पड़ता है। अप्रूवल कैसा है? बिफोर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी इट इज असेंशियल टू ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ the registrar of companies regarding the proposed name of the company. For this purpose an application is made to the registrar. तो करना क्या है कि आपको नाम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर नाम अवेलेबल है, किसी भी और दूसरी कंपनी के नाम से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता है, तो वो नाम आपको मिल जाएगा। और ऐसा करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, किसको? विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को। सेकंड, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको फिल इन करने पड़ते हैं, जैसे कि क्या क्या? जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA बोलते हैं। ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प्ड, इट मस्ट बी साइंड बाय एटलीस्ट 7% इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एंड बाय एटलीस्ट 2% इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। अब MOA क्या होता है अभी आगे चल के आपको पता चलेगा डिटेल में, ठीक है ना? तो आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन करना पड़ता है, और 7 लोग करेंगे पब्लिक कंपनी केस में, और कितने लोग करेंगे प्राइवेट की कंपनी में? 2 लोग करते हैं प्राइवेट कंपनी के अंदर। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अभी इसके बारे में भी हमको डिटेल में पढ़ना है। ये क्या है? ड्यूली साइंड बाय द सिग्नेटरीज of memorandum and properly stamped. A private company must file its own articles of association, but a public company may not prepare and file its own articles of association. If it does not file its article, the model articles are set in table A of the Companies Act will be applicable. देखो, जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो होती है ना जो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं होती है, तो वो अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बना सकती है। लेकिन पब्लिक कंपनी को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चूज करना पड़ता है। बहुत सारे मॉडल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से, बहुत सारे पहले से बने हुए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से चूज करना पड़ेगा। वो कहां दिए होते हैं? टेबल ए ऑफ कंपनीज एक्ट में दे रखे हैं। अगला क्या है? पर्टिकुलर्स ऑफ पर्संस मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स एज फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, देयर नेम्स इंक्लूडिंग सरनेम्स, फैमिली नेम्स, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको डिन नंबर बोलते हैं, सबके एड्रेस, नेशनैलिटी और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करने पड़ेंगे। कौन कौन डायरेक्टर है, कहां कहां रहते हैं, क्या उनका एड्रेस है, क्या उनकी नेशनैलिटी है, एवरीथिंग यू नीड टू प्रिपेयर। फिर अगला होता है पेमेंट ऑफ फीस। जब सब कुछ हो गया तो आप रजिस्ट्रार के साथ आप फीस पे करेंगे, स्टैम्प ड्यूटी देंगे एंड रजिस्ट्रेशन की फीस देंगे। द अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस वेरीज अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी। जितने भी अमाउंट से आप कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हो उसके हिसाब से आपको फीस पेबल होगी। अगला क्या है? रजिस्ट्रेशन। द रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी विल केयरफुली स्क्रूटिनाइज the documents filed by the company. If he is satisfied that all the required regarding registration have been duly complied with, he will enter the name of the company in his register. फिर क्या करेगा? रजिस्टर ऑफ द कंपनी, जो तुमने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, एप्लीकेशन सबमिट किए, उसको स्क्रूटनाइज करेगा।
स्क्रूटनाइज करने के बाद, चेकिंग करने के बाद अगर उसको पता चलता है कि भैया कोई भी दिक्कत नहीं है, तो वो आपका नाम अपने रजिस्टर में नोट कर लेगा। मतलब अब आप उस नाम से धंधा कर सकते हैं। फिर मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आफ्टर रजिस्ट्रेशन द रजिस्ट्रार विल इशू सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी, certificate to the company. This certificate is called certificate of incorporation. It is dated and signed by the registrar. The company becomes a distinct legal entity with the perpetual succession and a common seal from the date mentioned in the certificate. और जैसे ही रजिस्ट्रार आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है, इसका मतलब आज आपकी कंपनी का जन्म हो चुका है। अब कंपनी की अपनी अलग एक एंटिटी है, अलग एक एग्जिस्टेंस है, परपीचुअल सक्सेशन है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स के अंदर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी में। फिर होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब ये क्या खेल है, आओ समझते हैं। अ प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बट अ पब्लिक कंपनी having a share capital and issuing prospectus cannot start its business immediately after incorporation. It must obtain the certificate of commencement of business. मोटा मोटी तौर पे बात क्या है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद ही धंधा शुरू कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी तब तक बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते हैं जब तक उनको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ना मिल जाए। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं, जरा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है एक एमओए चाहिए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चाहिए, प्रॉस्पेक्टस, और अगर प्रॉस्पेक्टस नहीं है तो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस चाहिए होता है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं। बात समझते हैं एक एक करके। पहला डॉक्यूमेंट आता है एमओए, बोले तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आओ समझते हैं। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इज द charter and defines the limitation and powers of the company. It contains the fundamental condition upon which alone a company is allowed to be incorporated. मतलब किस चीज के लिए क्या मकसद है कंपनी का, उसके क्या चार्टर हैं, उसके क्या पावर है, वो मेंशन होती है मेमोरेंडम टंग ट्विस्टर हो गया एमओए के अंदर। अब सिग्निफिकेंस ऑफ मेमोरेंडम इज नॉट देयर इन द सिलेबस, लास्ट ईयर तक के सिलेबस में था तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, लेकिन कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहीं से तुम्हें समझ में आएगा कि एमओए की जरूरत क्या है। एमओए का पहला है कंटेंट नेम क्लॉज। दिस क्लॉज कंटेन्स द नेम ऑफ द कंपनी, किस नाम से आप धंधा शुरू करने आ रहे हैं। अ कंपनी कैन चूज एनी नेम इट लाइक्स सब्जेक्ट हाउएवर टू द फॉलोइंग कंडीशन। कोई भी नाम चूज कर सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। क्या? द प्रपोज नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकल और सिमिलर टू द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। मान लो टेस्ला कंपनी है, हमने लग दिया न्यू टेस्ला कंपनी, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूं। द प्रपोज नेम शुड नॉट कन्वे एनी कनेक्शन और लिंक विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी एज इट इज अनडिजायरेबल एंड मे मिसलीड टू द पब्लिक। ऐसा कोई भी नाम नहीं चूज करना है जिसको सुनने के बाद ये लगे कि गवर्नमेंट कंपनी है। जैसे मैं बोल दूं कि मेरी कंपनी का नाम है नरेंद्र मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं बोल सकता हूं मैं, ठीक है। या ये नहीं बोल सकता कि मेरे ये कैलकुलेटर का नाम है भारतीय जनता पार्टी कैलकुलेटर, बीजेपी कैलकुलेटर, ऐसा नहीं कर सकता कि जो गवर्नमेंट की किसी लोकल अथॉरिटी को या किसी को भी सिंबलाइज करे। अगला, द नेम ऑफ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर शुड बी एंड विद द वर्ड लिमिटेड while that of a private company should contain the word private limited. जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती हैं उनमें सफिक्स लगता है लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड के अंदर लगता है पीवीटी एलटीडी। अगला, द प्रपोज नेम शुड नॉट बी ऑब्जेक्शनेबल अंडर प्रोविजंस ऑफ एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशंस ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950। ऐसा कोई भी नाम नहीं यूज करना है जो पहले से किसी भी प्रिवेंशन एक्ट के अंदर आता है या हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है। अगला, सिचुएशन या डोमिसाइल क्लॉज। एमओए के कंटेंट से करो। पहला क्या था तुम्हारा? पहला था नेम क्लॉज, दूसरा है सिचुएशन या डोमिसाइल क्लॉज, कहां पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। दिस क्लॉज स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड। दिस इज नेसेसरी टू डिटरमाइन द डोमिसाइल ऑफ द कंपनी, दैट इज द प्लेस ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन एंड द लीगल ज्यूरिसडिक्शन। अब फिर क्या है अगला? सिचुएशन क्लॉज के अंदर किस स्टेट के अंदर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, किस स्टेट के अंदर कंपनी को रजिस्टर किया गया है और उसका लीगल ज्यूरिसडिक्शन कहां पर आएगा, यह आता है डोमिसाइल क्लॉज के अंदर। अगला क्या है? ऑब्जेक्ट क्लॉज। किस किस चीज को आप परफॉर्म कर सकते हो।
मतलब आपने अगर अपने बिजनेस में आप लेट्स से अगर आप एजुकेशन के फील्ड में, जैसे मेरी कंपनी ऑब्सेशन एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड है, वो एजुकेशन के अंदर है, तो मेरे ऑब्जेक्ट क्लॉज पे एजुकेशन से रिलेटेड चीजें मेंशन्ड होंगी। अगर मान लो मेरा केटरिंग का बिजनेस है, तो केटरिंग से रिलेटेड चीजों में को आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन करना पड़ेगा। द ऑब्जेक्ट क्लॉज मस्ट बी डिवाइडेड इनटू द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, मतलब मेन क्या काम है, incidental or ancillary to the attainment of the main objectives and other objectives of the company not included above। बात समझो, जैसे मैंने एक कंपनी स्टार्ट की और उसमें मेन काम है लेट्स से हॉस्पिटैलिटी का, मेरी होटल की कंपनी है, ठीक है ना, और मैंने उसी के अंदर केटरिंग के भी काम को रजिस्टर कर रखा है, उसी के अंदर मैंने डेकोरेशन के भी काम को रजिस्टर कर रखा है। ये तो मेरी मेन काम को हेल्प करने वाली चीजें हैं, तो ये हो जाएगा आपका पार्ट ए के अंदर। पार्ट बी के अंदर और रिलेटेबल चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी जो आपने कवर नहीं किया, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की भी जरूरत पड़ने वाली है हमको, और हमको लेट्स से फूड इंडस्ट्री की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो आपका मेन काम सेक्शन ए में लिखना है और अदर ऑब्जेक्टिव्स आपको सेक्शन बी में लिखने पड़ेंगे। तो ऑब्जेक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। इन व्यू ऑफ देयर इंपॉर्टेंस, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपनी मस्ट बी स्टेटेड क्लियरली एंड प्रिसाइजली। The object must not be against the provisions of the Companies Act and against the public policy. The object of the company must not be illegal, immoral and fraudulent. अब तुम सोचो कि सर मैं सोच रहा हूं एक कंपनी बनाऊं और मैं काम क्या करूंगा, मैं किडनैपिंग का काम करूंगा सर, मजा आ जाएगा सर, मैंने एक कंपनी खोली जिसमें हम लोग किडनैपिंग कर रहे हैं, वाह भाई वाह। ऐसा नहीं करना, इलीगल काम के लिए कंपनी रजिस्टर नहीं होगी रे बाबा। अगला लायबिलिटी क्लॉज, किसकी कितनी लायबिलिटी है, कितना देनदारी बनता है, वो लायबिलिटी क्लॉज के अंदर आएगा। इन केस ऑफ कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, दिस क्लॉज विल आल्सो स्टेट द अमाउंट व्हिच एवरी मेंबर अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट टू द असेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स वाइंडिंग अप। क्या होता है कि हर एक मेंबर की कितनी लायबिलिटी है, और अगर किसी ने कितनी की गारंटी दे रखी है तो वो भी चीजें मेंशन करनी पड़ेगी, और कभी धंधा बंद हो रहा होगा, वाइंड अप हो रहा होगा, तो उतना लायबिलिटी आपको पे करना पड़ेगा। और अगला है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज का मतलब क्या है कि दिस क्लॉज स्टेट्स टोटल अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विद विच अ कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड, मतलब कितनी कैपिटल से आप धंधे को रजिस्टर कराने वाले हो, ये कैपिटल क्लॉज के अंदर लिखा जाएगा। अब अगला है सब्सक्रिप्शन और एसोसिएशन क्लॉज। ये क्या होता है बेटा जी? दिस क्लॉज कंटेन्स द फुल नेम, ऑक्यूपेशंस एंड एड्रेसेस ऑफ सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, मतलब कौन कौन सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब कौन कौन शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, उनके बारे में डिटेल। द सब्सक्राइबर्स मेक डिक्लेरेशन अंडर देयर सिग्नेचर्स ड्यूली अटेस्टेड बाय द विटनेस दैट दे डिजायर टू फॉर्म इनटू अ कंपनी एंड एग्री टू टेक क्वालिफिकेशन शेयर्स इफ एनी, मतलब कौन कौन तुम्हारे शेयर होल्डर्स हैं, कौन कौन मेंबर्स हैं, उनकी सारी डिटेल आपको लिखनी पड़ेगी सब्सक्रिप्शन और एसोसिएशन क्लॉज के अंदर। तो ये जितनी हमने कहानी बताई, ये थी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए के अंदर। तो एमओए की मीनिंग और एमओए के कंटेंट आप एकदम अच्छे से पढ़ना, पेपर में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले डॉक्यूमेंट की तरफ, जो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब एओए क्या होता है, आओ देखो। द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ इट्स इंटरनल अफेयर्स। They define the rights, powers, and duties of the management, the mode and manner in which the business of the company is to be carried on, and the manner in which the changes in the internal regulations of the company may be made from time to time. अभी धंधे को चलाना कैसे है, पावर्स के बारे में, किसकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बारे में चीजें मेंशन होती हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब इसके कंटेंट्स क्या हैं, जरा आराम से तुम देख लो। कोई भी 4 से 5 कंटेंट तुम पढ़ लेना, वैसे कंटेंट तो बहुत सारे दे रखे हैं। जैसे अडॉप्शन ऑफ प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, हम स्टार्टिंग में किससे किससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नंबर एंड वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या हैं, कैसे शेयर्स अलॉट किए गए हैं, कितनी कॉल्स मांग ली है शेयर्स में, मतलब कितनी इंस्टॉलमेंट्स मांग ली हैं, लियान ऑन शेयर्स क्या है, मतलब क्या मॉर्गेज किया हुआ है, ट्रांसफर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, फॉरफीचर, रीइश्यू, ये सब 12th में आओगे ना तो अकाउंटेंसी के अंदर आप पढ़ने वाले हो, ठीक है ना। शेयर सर्टिफिकेट क्या है, मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स क्या है, वोटिंग राइट्स क्या हैं, बोरोइंग पावर्स क्या हैं, डिविडेंड्स एंड रिजर्व्स कितने हैं कंपनी के पास, सील ऑफ द कंपनी क्या है,
और अगर बिजनेस को बंद किया जाएगा तो उसका वाइंडिंग अप क्या होने वाला है। तो कोई 4 से 5 पॉइंट आप इसके कंटेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, पूरे रटने की जरूरत नहीं है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना बेटा जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट, और मुझे ऐसा लगता है कि इस साल के इंटरनल एग्जामिनेशंस और अगर हाफ ईयरली में चैप्टर आ रहा है आपके, तो ये क्वेश्चन तो जरूर से पूछा जाएगा कि एमओए और एओए के बीच में डिफरेंस बता दो। और बच्चा पेपर देकर आना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना कि बताओ इसका डिफरेंस पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। पहला डिफरेंस आओ देखते हैं बेटा। स्कोप, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी डिफाइंस इट्स ऑब्जेक्ट्स एंड पावर्स। ठीक है ना। एमओए बताता है कि किस मकसद के लिए कंपनी को रजिस्टर किया गया, उसकी पावर्स क्या है। एओए क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है कि डे टू डे धंधा कैसे चलाने वाले। ड्राफ्टिंग और नेसेसिटी, एवरी कंपनी मस्ट प्रिपेयर एंड फाइल इट। और अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में अडॉप्ट टेबल ए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो अपना एओए बना सकता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अडॉप्ट करना पड़ता है जो पहले से बने हुए हैं। पर्पस, टू डिफाइन द ऑब्जेक्ट्स एंड पावर्स ऑफ द कंपनी, किस वजह से बनाया गया है। टू ले डाउन द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये रिपीटेड पॉइंट लग रहा है तो उसको इग्नोर कर सकते हो। स्टेटस, इट इज द मेन डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। और ये क्या होता है, इट्स अ सब्सिडरी डॉक्यूमेंट टू मेमोरेंडम। मेमोरेंडम इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एक सब्सिडरी डॉक्यूमेंट है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। प्रोविजंस मस्ट नॉट कंटेन एनीथिंग कॉन्ट्ररी टू द कंपनीज एक्ट, ऐसा कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए जो कंपनीज एक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। मस्ट नॉट कंटेन एनी कॉन्ट्ररी टू कंपनीज एक्ट एंड द मेमोरेंडम, कंपनीज एक्ट के कुछ अगेंस्ट नहीं होना चाहिए और मेमोरेंडम के भी कुछ अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अगला, रेगुलेट्स रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर्स, और यहां पर इंटरनल रिलेशंस होते हैं एओए के अंदर। रेगुलेट्स रिलेशंस बिटवीन कंपनी एंड द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ऑल्टरेशन, it is very difficult and permission of central government और कंपनी लॉ बोर्ड इज नेसेसरी टू ऑल्टर। अगर कुछ भी हम एमओए में चेंज करना चाहते हैं तो हमें बहुत ऊपर तक चीजें चेंज करानी पड़ेंगी एंड इट इज वेरी इजी। एक रेजोल्यूशन पास किया एओए के अंदर, हम कुछ भी चीजें ऑल्टर कर सकते हैं। लीगल इफेक्ट, एनीथिंग डन बियॉन्ड इट इज वॉइड, अगर हमने जो ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ भी करने की कोशिश की तो वो गलत मान लिया जाएगा। एनीथिंग डन बियॉन्ड इट कैन बी रेटिफाइड बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन, यहां पर कुछ भी वॉइड नहीं है, कुछ भी अगेंस्ट लॉ नहीं होने वाला है। अगर कुछ भी आप बियॉन्ड लिखी हुई बात के आगे बढ़ते हैं तो आप उसको एक स्पेशल रेजोल्यूशन डाल के चेंज भी कर सकते हो बच्चा पाड़ी। अब अगले डॉक्यूमेंट की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है प्रोस्पेक्टस। अब मेरी बात समझना बेटा जी, जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स इशू करना चाहती है तो उसको एक डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ता है जिसको हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं। जिस प्रोस्पेक्टस के अंदर उस कंपनी की सारी कुंडली लिखी होती है कि कंपनी कितना प्रॉफिट बनाती है, कंपनी के कौन डायरेक्टर्स हैं, कंपनी कहां रजिस्टर्ड है, कंपनी में कितने एम्प्लॉइज है, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर कंपनी। आओ देखते हैं। द टर्म प्रोस्पेक्टस हैज बीन डिफाइंड अंडर द कंपनीज एक्ट एज एनी डॉक्यूमेंट described or issued as a prospectus and includes a red herring prospectus or shelf prospectus or any notice, circular, advertisement or any other document inviting offers from the public for the subscription or purchase of any securities as a body of corporate, as a securities of a body corporate। मतलब अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी आम जनता से पैसे रेज करवाने वाली है, पैसे लेने वाली है, तो ये डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ेगा। अब इसका इंपॉर्टेंस भी सिलेबस में नहीं है, कंटेंट सिलेबस में है। क्या होता है प्रोस्पेक्टस के अंदर? नेम ऑफ द कंपनी होता है, एड्रेस कहां पर कंपनी रजिस्टर्ड है, नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरह का बिजनेस करती है, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, कितना कैपिटल है, किसने कितने पैसे लगाए हुए हैं, हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, पर्टिकुलर्स अबाउट द अंडरराइटर्स, और कौन है कंपनी का ऑडिटर, कौन है कंपनी का ब्रोकर, कौन कंपनी का अंडरराइटर है, कौन शेयर्स इसके मार्केट में सेल करता है, कौन इसका बैंकर है। देन पर्टिकुलर्स, ऑब्जेक्ट्स एंड टर्म्स ऑफ प्रेजेंट इशू, अभी जो कंपनी इशू करने वाली है शेयर्स, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करने वाली है। डेट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, कब शेयर्स मार्केट में लिस्ट होने वाले हैं और कब क्लोज होने वाले हैं उसके बारे में बताना। नेम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज वेयर एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग हैज बीन मेड, किस स्टॉक एक्सचेंज में है, जैसे हमारे देश में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसई बोलते हैं, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसको एनएसई बोलते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विद मैनेजरियल पर्सोनल, अगर कंपनी के पास कुछ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो उसके बारे में बताना। कॉन्टिंजेंट एंड आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, अगर कंपनी की कुछ लाइबिलिटीज हैं उनके बारे में बताना। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना और कंसेंट लेना सबका, मैनेजरियल का, एक्सपर्ट्स का, अदर्स, सबका कंसेंट, सबके अप्रूवल लेना। एंड मैनेजमेंट परसेप्शन ऑफ रिस्क फैक्टर्स,
कि कंपनी के ऊपर कौन कौन से रिस्क हैं। अब तुम सारे तो याद नहीं कर सकते हो, कोई 4 से 5 जरूर अपने दिमाग में बैठा लेना, काम बन जाएगा। अब ना शेल्फ प्रोस्पेक्टस की डिटेल में जाना है और ना ही रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को डिटेल में जाना है। अब लास्ट टॉपिक आने वाला है जो है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब यह समझना क्या कहता है। अ पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल नीड नॉट फाइल and publish a prospectus if it wants to raise its capital privately without public notice। अब ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी जनरल पब्लिक से पैसा रेज करना नहीं चाहती है तो उसको प्रोस्पेक्टस की जगह स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। मतलब जब कंपनी प्राइवेटली अपने शेयर्स इशू करना चाहती है, इन सच अ केस इट मस्ट फाइल अ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस with the registrar of companies at least 3 days before the allotment of shares. It must be duly signed by all the directors and it should be dated and should be indicated when it was delivered to the registrar। मतलब अगर कंपनी आम जनता से पैसे रेज करना चाहती है तो उसे प्रोस्पेक्टस इशू करना है, और प्राइवेटली शेयर्स इशू करना चाहती है तो उसे स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करना होगा। ठीक है बच्चा पार्टी, मोटा मोटी बात सारी तुमको क्लियर हो गई। प्रोस्पेक्टस कब इशू करना है? जब आम जनता को शेयर्स इशू करने वाले हैं तो प्रोस्पेक्टस, और अगर प्राइवेटली शेयर्स इशू करने वाले हैं तो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। एंड अब जाकर मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, स्कैनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस भी हट गया है, एंड दिस इज इट। तो तुमने देखा कि बहुत सारा टॉपिक हमारे इस साल के सिलेबस में नहीं है, तो जितना टॉपिक सिलेबस में है वो मैंने सारे का सारा आपको पढ़ा दिया है। जाकर ये नोट्स डाउनलोड कर लो हमारे फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस कब से शुरू होने वाले हैं भाई? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ, और बताओ कि तुम्हारा बीएसटी के अंदर कितना चैप्टर आ रहा है। स्टे ट्यून्ड।